Hello everyone and welcome to आशाएं जुडिशरी। माय नेम इज़ प्रशांत कश्यप और मैं आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को क्लैरिफाई करता है। मैं बात कर रहा हूं सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी केस के बारे में। तो चलिए इस केस को अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दोनों पार्टीज के ऊपर कोई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो इनको परफॉर्म करनी होती हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अगर ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म नहीं भी करी हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यहीं पे इनमें से जो एक मोड है दैट इज नोन एज फ्रस्ट्रेशन। यहां पर हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? सी, इनिशियली जो एग्रीमेंट था वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाद में अगर कोई एक ऐसा अनफॉर्सीन इवेंट आता है जो दोनों पार्टीज के कंट्रोल में नहीं होता है, अब इस इवेंट की वजह से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है। यानी कि अब जो दोनों पार्टीज हैं इनको अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म नहीं करनी है। इसी चीज से रिलेट करता है हमारा आज का केस दैट इज सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस केस के फैक्ट्स के बारे में। सो 1940 में मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी ने कैलकाटा में एक रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने लोगों को प्लॉट सेल किए और साथ में ये कहा कि जो बेसिक डेवलपमेंट होता है जैसे कि रोड्स है, ड्रेनेज है, ये हम करके देंगे। फिर विजय कृष्ण रॉय ने इसमें एक प्लॉट परचेज कर लिया और उसमें इसके लिए इसने क्या किया है कि जो अर्नेस्ट मनी होता है यानी कि जो टोकन मनी होता है ये इसने पे कर दिया। फिर जो रिस्पोंडेंट है उसने ये कहा कि पूरा सारा डेवलपमेंट करने के बाद हम पोजेशन देंगे। फिर सत्यव्रत बिकम्स द नॉमिनी फॉर दिस प्लॉट। फिर इसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। अब ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड वॉर 2 गवर्नमेंट क्या करती है कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर ये जो लैंड है इसके कुछ पार्ट को रेक्विजिशन कर लेती है। रेक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जो मिलिट्री है इस कंपनी के जितना जो पूरा लैंड है उसके कुछ कुछ पार्ट को, कुछ पोर्शन को वो यूज कर रही होती है। इसको हम बोलते हैं रेक्विजिशन। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस लैंड के कुछ पार्ट को रेक्विजिशन कर लेती है और इसके वजह से क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है ये डिले हो जाता है। फिर 1943 में कंपनी इस एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए या जो अर्नेस्ट मनी दिया है उसको रिफंड करने के लिए या फिर वॉर खत्म होने के बाद कंपनी की जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको वापस से शुरू करने के लिए एक ऑफर देती है। अब जो सत्यव्रत घोष हैं वो ये दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर देते हैं। ये हैं इस केस के पूरे मेजर फैक्ट्स। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस केस के लीगल इश्यूज के बारे में। लीगल इशू ये है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट यानी कि इम्पॉसिबल है अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ड्यू टू द गवर्नमेंट्स रेक्विजिशन। ये यहाँ पे इस केस का लीगल इशू है। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अपीलांट यानी कि सत्यव्रत के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सत्यव्रत ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता है ड्यू टू द डिले और टेम्परेरी रेक्विजिशन। सत्यव्रत ने फिर ये भी कहा कि ये जो रेक्विजिशन है रेक्विजिशन डज नॉट अफेक्ट द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद सत्यव्रत ने ये कहा कि ये जो रेक्विजिशन है जिस दिन ये रेक्विजिशन हटा दिया जाएगा उस दिन कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है। यानी कि कंपनी के लिए ये इम्पॉसिबल एक्ट तो नहीं है। ये यहाँ पे सत्यव्रत ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे रिस्पोंडेंट यानी कि जो कंपनी है उसके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। कंपनी ने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट का जो रेक्विजिशन है
इसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है ये इम्पॉसिबल हो गया है। फिर कंपनी ने ये कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था कॉन्ट्रैक्ट का, कि ये जो लैंड है पर्टिकुलर इसको डेवलप करा के देना है, तो ये भी इम्पॉसिबल हो गया है। इसीलिए जो रेक्विजिशन के वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, इसका पर्पस फ्रस्ट्रेट हो गया है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आगे चलते हैं तो यहां पे हम बात करेंगे इस केस के जजमेंट के बारे में। देखो ये जो केस है ये तीनों जगह चला है, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो तीनों के ही जजमेंट अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के बारे में। अब ट्रायल कोर्ट यहाँ पे डिसीजन पास कर देती है इन द फेवर ऑफ सत्यव्रत घोष, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर देती है। इसका मतलब यह है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने यहाँ पे कंपनी को डायरेक्ट कर दिया है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप पूरा कंप्लीट करें। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कंपनी को डायरेक्ट कर देती है। अब फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो कंपनी है ऑब्वियसली इसके डिसीजन से अग्रीव्ड होगी, तो कंपनी यहाँ पे अपील कर देती है कहाँ पे, कैलकाटा हाई कोर्ट में। अब कैलकाटा हाई कोर्ट क्या करती है कि जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है उसको रिवर्स कर देती है, यानी कि कैलकाटा हाई कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की जो प्ली है उसको अलाउ कर देती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया है और यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्नमेंट के रेक्विजिशन की वजह से परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। ये यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला है और कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया है। फिर यहाँ पे क्या कहा है कि जो रेक्विजिशन मेड द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे हाई कोर्ट ने कही है कि रेक्विजिशन के वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है वो एक रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। ये यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सत्यव्रत घोष है ये इस डिसीजन से, कैलकाटा हाई कोर्ट के डिसीजन से ये अग्रीव्ड होता है। फिर ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सत्यव्रत घोष की अपील को अलाउ कर देती है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की प्ली को रिजेक्ट कर देती है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कैलकाटा हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनली जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसी डिसीजन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर देती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपील सुनी, अपील सुनने के बाद अपील को अलाउ कर दिया, यानी कि जो डिसीजन है वो किसके फेवर में पास कर दिया है, सत्यव्रत घोष के फेवर में पास कर दिया है और यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया है। फिर यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है। फिर साथ में कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो रेक्विजिशन हुआ है इस रेक्विजिशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल जो बेस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको तो कोई डिस्ट्रॉय हुआ नहीं है, वो तो एज इट इज सर्वाइव कर रहा है, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, ये यहाँ पे कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ये कही थी कि अगर कोई टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, डिस्चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ है, एक ना एक दिन तो ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होना ही है। लैंड जो है, जो गवर्नमेंट है वो रेक्विजिशन हटा देगी और जो लैंड है वो वापस कंपनी के पास आ जाएगा और जिस दिन कंपनी के पास लैंड आ जाएगा तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। तो वही चीज यहाँ पे ये कही है कि जो अगर टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी अगर हो जाती है तो टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी को हम के वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। यानी कि देखो अभी के लिए तो डिले हो रहा है, आगे जाके तो आप कुछ दिन बाद तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो ना, इसीलिए यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। प्लस साथ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो रेक्विजिशन हुआ है इससे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है, फंडामेंटल बेस है, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, पर्पस तो वो अभी भी फुलफिल कर रहा है। जिस दिन कंपनी को ये लैंड मिल जाएगा कंपनी अपना जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, जो बात करता है
एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में। ये तो मैंने जब अभी आपको इंट्रोडक्शन में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताया है ना, उसी को वही चीज यहाँ पे डिस्कस करी हुई है। ये देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया है, और बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट, या तो कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से जो प्रोमिसर है वो जो प्रोमिसर है वो इस इवेंट को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, अनलॉफुल वॉइड हो गया है। इसीलिए जो पर्पस है, जो परफॉर्मेंस है, वो इम्पॉसिबल हो गया है। इस केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सिर्फ एक टेम्पररी डिफिकल्टी थी, परमानेंट यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं थी। परमानेंटली यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल नहीं हो रहा था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है, एक ना एक दिन तो रुकना ही था, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। तो जिस दिन ये वर्ल्ड वॉर 2 रुक जाएगा, रेक्विजिशन गवर्नमेंट हटा देगी, तो कंपनी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो तो कर सकती है ना। इसीलिए यहाँ पे ये कहा हुआ है कि अगर टेम्परेरी डिफिकल्टी है, अगर टेम्परेरी डिफिकल्टी है तो इसको हम यहाँ पे इट विल नॉट अमाउंट टू इम्पॉसिबिलिटी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर किया है, इलेबोरेट किया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी जैसी चीजें हो गई हैं, या थोड़ा कोई डिले हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो वो हम इम्पॉसिबल की डेफिनेशन में उसको कवर नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रस्ट्रेट नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को डायरेक्ट किया है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ये है इस केस का पूरा जजमेंट। तो अभी आपके पास पूरा कंटेंट है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्ट्स क्या हैं, लीगल इशू क्या है, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। एंड स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले तो यही समझा था। फिर उसके बाद हमने इसके जजमेंट्स देखे हैं, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस में हमने सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा है। So that's all for the day. Thank you so much everyone and have a good day ahead.